कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन में आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। किसान भाई देखो रोरे मनकर पसंदीदा कार्यक्रम लेके हम हाजिर हो जाए रोरे मनकर हम जतरू भाई। हाँ, और मैं हूँ आप सभी की रुमकी। रुमकी भौजी हाल समाचार पहले बताओ। हाल समाचार सब कुछ ठीक है, लेकिन चलिए हम देर नहीं करते हैं और जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा, मंडी का भाव क्या रहेगा। मैंने भाई रोरे कृषि समाचार के बारे में बात जी कर हाँ। थी, तो किसान भाई आओ हमरे मन तुरता तुरती फटाफट हमरे मन कृषि समाचार के देखा थे। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पुराने फल बागों के लिए जीर्णोद्धार योजना के तहत आवेदन आमंत्रित। खूंटी में मधुमक्खी पालन और कांके में मुर्गी पालन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। फूल गोभी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए चुने संकर किस्म हिमानी। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड राज्य बागवानी मिशन की ओर से MIDH योजना के तहत राज्य में पुराने फल बागों के लिए जीर्णोद्धार योजना चलाई जा रही है। इस योजना की सहायता से पुराने फल बागों में वर्तमान उत्पादन एवं उत्पादकता की कमी को बढ़ाया जा सकता है। इसकी योजना लागत 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है, जिसमें चयनित लाभुकों को अनुदान के रूप में 50% राशि दी जाएगी। इच्छुक किसान 30 जनवरी 2015 से पहले राज्य बागवानी मिशन कार्यालय कृषि भवन परिसर कांके रोड रांची में अपना आवेदन जमा कर दें। पिछले दिनों खूंटी के किसान भवन में चल रहे 6 दिवसीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन दिवस के दिन प्रशिक्षण प्राप्त किए सभी 27 महिला पुरुष प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया गया, जबकि रांची जिला के कांके प्रखंड स्थित मेड़ी गांव में 5 दिवसीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में कई महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को बेहतर मुर्गी पालन की तकनीकी जानकारी दी गई, ताकि वे इसे स्वरोजगार के रूप में अपनाकर स्वावलंबी बन सकें। किसान भाई समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन से पहले जिन खेतों में फसल लगाने जा रहे हैं, पहले उस खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी या अधिकता है। अगर हमें यह नहीं मालूम कि अपने किस खेत की मिट्टी में मौजूद किन पोषक तत्वों की कमी या अधिकता है, तो फसलों के लिए व्यवहार किया जाने वाला उर्वरक पोषक तत्वों में असंतुलन और उपज में कमी ला सकता है। इस समस्या से बचने का उपाय है मिट्टी जांच। उसके बाद समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। समन्वित पोषक तत्व आरंभ करने से पहले किसान भाई अगर अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लें, तो उसमें उन्हें ये पता चल जाएगा कि उनके खेतों में किस पोषक तत्व की कमी है और कौन से पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में है। उस हिसाब से अगर सॉइल टेस्ट के हिसाब से अगर पोषक तत्व का व्यवहार करेंगे तो किसान भाइयों को ज़्यादा मुनाफा होगा और मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहेगा। फूलगोभी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए फरवरी से फसल लगाने का काम शुरू कर सकते हैं। इस समय इस फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए हिमानी, स्वाति, इंडम, अर्ली या पूसा हाइब्रिड 1 नामक संकर प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। ग्रीष्मकाल में फूलगोभी के संकर प्रभेद लगाने के लिए बुआई में 310 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। इसमें कतार से कतार के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। किसान फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए हिमानी, स्वाति, इंडम अर्ली या पूसा हाइब्रिड 1 नामक संकर प्रभेद लगा सकते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता लगभग 30 टन प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई मिट्टी को भुरभुरा करने और खेत को समतल करने के लिए कृषि उपकरण रोटावेटर की मदद ले सकते हैं। इससे ट्रैक्टर चालित हल की तुलना में 60% मजदूरी की बचत तथा 40 से 50% संचालन खर्च में बचत तथा उपज में 2 से 3% की वृद्धि होती है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के उपाय। बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहू के रोकथाम के लिए नीम निर्मित दवा 5% 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इससे फल छेदक कीट भी नहीं लगते हैं।
2% नीम के तेल का व्यवहार भी फल छेदक कीट के रोकथाम में कारगर है। यदि पत्तियों से रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप अधिक हो तो इमिडाक्लोरोपिड 17.5 दवा 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपये से 2100 रुपये, चावल मध्यम 2250 रुपये से 2550 रुपये, चावल उत्तम 3600 रुपये से 4600 रुपये, गेहूँ 1750 रुपये से 1900 रुपये, चना 3100 रुपये से 3300 रुपये, दाल अरहर 6800 रुपये से 7500 रुपये, दाल मसूर 6600 रुपये से 7000 रुपये, दाल चना 3700 रुपये से 4100 रुपये, सरसों तेल 8700 रुपये से 9700 रुपये, चीनी 3050 रुपये से 3300 रुपये, आलू 700 रुपये से 1000 रुपये और प्याज 1300 रुपये से 1650 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। चलिए, हमने आपको दिखा दिया कृषि समाचार, जिसके तहत आपने ली ढेर सारी जानकारी। और देखो हमने मन मौसम का जानकारी देख ली और संगे संगे बाजार भाव के जान ली। भाई आज बाजार कर भाव कैसन रहलक। अब किसान भाई हमरे मन ऐसा करत थी एक छोटा सन विराम लेवब, ओकर बादे तुरते हमरे मन हाजिर हो कार्यक्रम में और बढ़िया जानकारी करब। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। देखो किसान मन हमरे मन अब कार्यक्रम में रोरे मन खातिर बढ़िया जानकारी लेके आए जाही और जानकारी कर शुरुआत अब हमरे मन करे है कौन चीज है। और आज की जानकारी है कि ठंड के दिनों में हम जो मुर्गी के जो बच्चे होते हैं यानी चूजे जो होते हैं उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। सही बात है किसान मन। देखो हमरे मन आपन सुरक्षा करीला, खेती बाड़ी कर सुरक्षा करीला, लेकिन माल मवेशी के हमरे मन कतई से हमरे मन इनकार नहीं कर सकीला। उनका सुरक्षा बहुत जरूरी है और खास करके जे छोटा जो चूजा जेके हमरे मन चेंगना कही ला भाई, उकर सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। तो आओ किसान मन हमरे मन जानकारी करत थी किसान विशेषज्ञ से और इनका से जुड़ा थी और जाना थी कि वैज्ञानिक तरीके से चूजा मन कर हमरे मन कैसे देखभाल कर सकीला। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुशील प्रसाद। आज हम बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पशुपालन केंद्र में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील प्रसाद जी। डॉक्टर साहब, जैसे अब हम सब जानते हैं कि ये ठंड का मौसम चल रहा है, तो इसमें हम जो चूजे होते हैं मुर्गियों के, तो उनको बहुत मृत्यु हो रही है, तो जिसके कारण हमारे किसान भाइयों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आप इसके लिए क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? जाड़े के दिनों में खास तौर से चूजों में मृत्यु दर अधिक हो जाती है। इसका कारण है कि मुर्गियों के
शरीर के तापमान के अनुसार बाहर का तापमान नहीं होता। जैसे कि मुर्गियां, हमारे शरीर का तापमान एक निश्चित तापमान के ऊपर में जा कर के हमको जैसे बुखार लग जाए, लेकिन चूजों में ऐसा है, मुर्गियों में, कि 107 डिग्री तक उन्हें कोई बुखार नहीं होता है, लेकिन 107 डिग्री से ऊपर जाकर उनको बुखार होता है। तो 107 डिग्री के तापमान को बनाए रखने के लिए चूजों को ठंड के समय में बाहर का वातावरण भी ठंडा हो जाता है, जिसके कारण उनमें मृत्यु दर अधिक हो जाती है। पालक भाई मुर्गी पालन के से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है, चूजा लाने से पहले, जब भी आप चूजा लाते हैं, 100 लाते हैं, 200 लाते हो, 1000 लाते हो, तो लाने से पूर्व चूजे के घर को अच्छी तरह से पहले व्यवस्था करने रखने का, जहाँ जगह है आपका चूजों का, वो जगह काफ़ी अच्छी तरह से व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित कहने का मतलब है कि ब्रूडर हाउस, जहाँ पर हम चूजों का ब्रूडिंग करते हैं, ब्रूडिंग हम उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कि चूजों को अलग से गर्मी देने की व्यवस्था होती है। यानी कि चूजे रखने का घर जो होगा वो तापमान उसका अधिक रखते हैं। जैसे कि चूजा अगर आया तो उस समय उस घर का तापमान कम से कम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के तक होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे हमने आपके रिसर्च सेंटर में देखा तो वहाँ पे आपने बल्ब लगा के रखे थे तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, लेकिन हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो ये नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, उसमें ऐसा है कि हम लोग बल्ब लगाते हैं, जहाँ पर बिजली की व्यवस्था है वहाँ पर एक उपकरण होता है होवर, छाते के आकार का, उसमें हम लोग बल्ब लगा देते। तो बल्ब लगाने के बाद आप चूजों को अंदर रख के छोड़ेंगे, तो चूजों को आने के बाद आप पहले उसे पानी दें, साफ पानी, उसमें विटामिन मिला हुआ हो, एक एंटीबायोटिक दवा मिला हो। तो इस तरह से अरेंजमेंट करने के बाद आप सारी व्यवस्था कर लें, तब आप चूजे को लाते हैं, तो उस समय आप चूजों को उसके अंदर छोड़ सकते हैं। अभी आपने पूछा कि जहाँ पर बिजली की व्यवस्था ना हो वहाँ पर किस तरह से किसान भाई किस तरह से व्यवस्था कर सकेंगे। तो इसके लिए अभी आपको बाजार में गैस ब्रूडर के नाम से भी उपलब्ध है, जिसमें कि आप चूजों की देखभाल कर सकते हैं। दूसरा है बुखारी, एक चूल्हा का तरह का आकार का होता है गोल, और उसमें आप लकड़ी के बुरादा को भर देते हैं, तो एक बार आग लगाने से वो रात भर तापमान देता रहता है। तो ये व्यवस्था आप कहीं भी करेंगे तो इससे आप चूजों के बचा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को आप इसके प्रबंधन में क्या क्या और ध्यान दे सकते हैं? प्रबंधन में जैसे कि हमने कहा कि चूजा लाने से पूर्व आप घर के एक बार चूना की पुताई कर लें, उसके बाद फर्श को साफ करके उस पर सूखा हुआ अगर आपको लकड़ी का बुरादा कुन्नी मिल जाता है तो सबसे बढ़िया है। चूजा को ला कर के छोड़ें, तो ये आपको, और खाने के लिए बर्तन में आप शुरू के दिनों में चूजों को ट्रे में खाना दें। जब 2-3 दिन में चूजे खाना सीख जाते हैं, उसके बाद आप उसे जो मुर्गियों का दाना देने का बर्तन है उसे लगाएं, पानी पीने का बर्तन लगाएं, और इस तरह से अगर आप व्यवस्था कर लेते हैं तो इससे आपको चूजों में बीमारियां की भी प्रकोप कम होंगे और ठंड से भी बचाव हो। डॉक्टर साहब, चूजे जो बीमारियों से उलझते हैं, जिनको हो जाता है, उनके लिए क्या दवाइयाँ या कुछ? देखिए, चूजों में ऐसा है कि जैसा कि हमने कहा अभी आपको कि बल्ब लगाने के बाद आप कैसे समझेंगे कि चूजा को ठंड लग रहा है या गर्म। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है मुर्गी पालकों के लिए, कि जब अगर चूजे बल्ब के पास जमा हो रहे हैं तो उस समय आप समझें कि चूजों को ठंड लग रही है, तो आप अपने घर का तापमान को और बढ़ाने के लिए व्यवस्था करें, या तो फिर आपके हीटर का व्यवस्था करें, या नहीं कुछ हो तो चूल्हा जला करके आप धुआं नहीं करें अंदर में। जब चूल्हा पूरा जल जाता है उसको आप कमरे में डाल देंगे तो वो कमरे को गर्म कर सकता है। दूसरी बात, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब चूजा को देखें कि दूर जा रहा है, बल्ब से वो हट रहा है, तो इससे पता चलता है कि चूजे जो हैं उनको ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो उस अवस्था में आप बल्ब के पावर को कम कर सकते हैं, यानी कि अगर 200 वाट का बल्ब लगाया है तो आप 100 वाट का बल्ब कर दें, और अगर गर्मी का मौसम है तो उसे फिर आप बल्ब को बंद भी कर सकते हैं। ये व्यवस्था आपको करके रखना है। इसके अलावा आपने कहा बीमारियों का, तो चूजों में ख़ास तौर से मैं पहले सबसे बड़ा सावधानी यह कहूँगा, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि चूजा लाने के बाद तुरंत में उसको दाना दे देते हैं, तो ऐसा करने से आप चूजों में मृत्यु दर देखेंगे कि ज़्यादा हो जाती है।
तो इस अवस्था के लिए आप चूजे को पहले पीने का पानी दें, औषधि युक्त पानी दें। उसके बाद उसे कम से कम 2-3-4 घंटे के बाद आप उसे दाना दें। अगर आप सुबह में चूजा लाए हैं, 10 बजे तक लाए हैं, तो 2 बजे के बाद आप दाना दें। और अगर बिल्कुल शाम में चूजा लाए हैं तो उसको दूसरे दिन सुबह से दाना दें, ताकि वो इसमें मृत्यु दर कम हो। पहली बात, इस चीज़ की सावधानी रखेंगे तो चूजा के मृत्यु दर कम किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही प्रमुख जानकारी दी चूज़ों को बचाने के लिए, उनको बीमारियों से बचाने के लिए और उनके खान पान के लिए, और उनको किस तरह उनका पालन किया जाए। डॉक्टर साहब, आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हम जो चूजे हैं उन्हें ठंड से बचा सकते हैं, उन्हें उनकी जो मरने की जो दर है उन्हें कम कर सकते हैं। एकदम सही कहा थी जी। और देखो, ये बहुत लाभदायक व्यवसाय भी है। अगर खेती बाड़ी कर काम करत थी, संगे अगर मुर्गी पालन अगर हमरे मन करत थी तो बहुत फायदा ही कर सके। चलिए, जानकारी अभी और भी है देनी, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा विराम। एकदम और देखा थी बहुत कारगर और बहुत महत्वपूर्ण संदेश के। अरे जोहार मोहन दादा। जोहार जोहार सोहन। कहाँ से आ रहे हो दादा? बाजार गया था भाई। लगता है आज पूरा बाजार ही खरीद कर ले आए हो। हाँ? अरे नहीं, इसमें पशुओं का दाना है और फसलों में छिड़कने वाली कीटनाशक दवाइयाँ हैं, और साथ में रसोई का सामान है, सब एक साथ। हाँ, अब रोज रोज बाजार जाना मुश्किल होता है ना। अरे सुनती हो? अरे लेकिन दादा, खाने पीने की चीजों के साथ रखकर कीटनाशी दवाओं का लाना खतरनाक हो सकता है। कैसे? दादा, कीटनाशी विषैले होते हैं। इसके प्रभाव से खाने पीने की चीजें जहरीली हो सकती हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। बहुत नगद संदेश रहे। और देखो, पानी कर बचत के बारे में संदेश हमरे मन के बताते रहे कि पानी कर बचत कैसे करे है, टपक विधि से खेती करे। बिल्कुल, और हमारे किसान भी अब ये समझ चुके होंगे कि हर बार हम ये संदेश उनको क्यों दिखाते हैं। एकदम सही बात कहती बोजी। और देखो, किसान मन एकदम रोड मन तैयार ही दोसर जानकारी खातिर, तो हमरे मन के अब दोसर जानकारी फटाफट देते। और जो दूसरी वाली जानकारी हम लेकर आए हैं वो है जैविक खाद के विषय में। एकदम नहीं, और जैविक विधि से हमरे मन कैसे सब्जी कर खेती, बिल्कुल बिल्कुल सब्जी कर खेती हमरे मन कैसे कर सके किसान भाई, इकर वास्ते हमरे मन के जानकारी होना बहुत जरूरी है। और विशेषज्ञ हमारे मन संगे जुड़ चुके हैं भौजी, तो आओ हमारे मन उनका से जानकारी करत है। और हमारे मन के विशेषज्ञ बताते हैं, डॉक्टर एस के नायक जी हैं, ये बताते हैं कि कैसे हमारे मन जैविक विधि से खेती कर। आज खेती के कई आयाम हो गए हैं। रासायनिक खेती पर जो है आपकी खेती की निर्भरता भी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार का प्रयास है कि आप रासायनिक खेती के बदले जैविक खेती की तरफ रुख करें। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी अच्छी रहती है और उत्पादन में भी उत्तरोत्तर विकास होता है। और इन्हीं सब विषयों पे बात करेंगे आज हम डॉक्टर एस के नायक साहब से। साहब, ये जानना चाहेंगे कि अभी किसान जो है रासायनिक खेती की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे खेतों में भी उर्वरा शक्ति की ह्रास होती है, ऐसा माना जाता है। और सरकार का भी प्रयास है कि जैविक खेती को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए। तो पहले तो हमारे किसानों को आप ये बताएं कि जैविक खेती क्या है और वो रासायनिक खेती से किस तरह बेहतर है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि रासायनिक खेती दिन बे दिन हम करते जा रहे हैं, उसके हमारा जो उर्वरा शक्ति घटते जा रहा है, तो उसको हमको देखना होगा कि किसान का किस तरीके से वो खेती कर रहा है। पहले जो पूर्वजों ने खेती करते थे उसमें गोबर खाद की बहुत मात्रा में प्रयोग करते थे, लेकिन अभी का जो खेती है, अभी अब कोई भी घर में जाके देखें किसान के दिन बे दिन हमारा जो है जैविक खाद हम नहीं डाल पा रहे हैं, तो उसके हमारा उर्वरा शक्ति घटते जा रहा है। तो हम पहले ये बता दें कि जैविक खेती में मतलब क्या हम उसमें खाद प्रयोग कर सकते हैं। जैविक खेती में कि हम एक तो है गोबर खाद डाल सकते हैं, दूसरा हुआ कि जो भी खल्ली वगैरह जो होता है, नीम की खल्ली होता है या जो भी खल्ली आपको मिलता है सस्ते में मिलता है, करंज, हाँ ये भी है, जो भी आपका करंज का खल्ली होता है वो खल्ली हम डाल सकते हैं। तीसरा है कि हम फसल चक्र उसमें अपनाना चाहिए। एक ही फसल अगर नहीं अपना के उसमें कोई दलहनी फसल अगर लेते हैं, दलहनी या तिलहनी फसल लेते हैं, तो उसमें वो फ़ायदा होता है। तो उसमें जो दलहनी या तिलहनी फसल में उसका जड़ में उसका एक बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन को उसमें यौगिकीकरण करता है। मतलब जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, जो 76% हमारा जो है नाइट्रोजन को उसमें मिट्टी में लाता है, तो उससे वो फ़ायदा होता है। तीसरा हो गया कि चौथा हो गया कि आपका जो कंपोस्ट वगैरह जो बनाते हैं वो भी आपको ध्यान देना होगा, कंपोस्ट सही तरीके से बने। और पांचवा हो गया कि आपका जो भी जो अच्छी जो हम मानते हैं कि खाद है वो है केचुआ खाद है,
केचुआ खाद उसको भरपूर मात्रा में उसको तैयार करके उसको डालना चाहिए। अगर हम जितना भी हमने खाद बताए उसको सही तरीके से अगर डाला जाए तो हमारा निश्चय ही मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति वो बढ़ेगा और हमारा जो ये है हमारा ईल्ड है, जो फार्मर्स का ईल्ड है वो बढ़ता ही जाएगा और ये कभी घटेगा ही नहीं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे किसान जो है बीज को अपने पास ही रखते हैं, परंपरागत रूप से खेती करते हैं, जो पहले से स्टोर करके रखा हुआ बीज उसको। चूँकि आप वैज्ञानिक हैं तो आप ये भी कहते हैं कि बीजोपचार करना चाहिए, तो जैविक खेती में बीजोपचार करने की विधियाँ क्या क्या हैं? उसके लिए जो बीज उपचार करने के लिए हम एक अमृत जल बनाना पड़ेगा। अमृत जल बनाने के लिए जो हम हमारे जो घर में होते हैं गाय उसका जो गोबर होता है, उसका गाय का यूरिन है और गुड़ का एक मिश्रण होता है। तो उसमें आप पहले क्या करेंगे, 1 लीटर आपका यूरिन लेना होगा, जो गाय का यूरिन है, केजी उसका गोबर लेना होगा, फ्रेश काऊ डंग लेना होगा और 50 ग्राम जो गुड़ है। तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले एक बड़ा बकेट ले लीजिएगा, उसमें यूरिन 1 लीटर डाल दीजिएगा, उसके साथ उसमें 10 लीटर पानी उसमें डाल दीजिए और जो गुड़ है उसमें 50 ग्राम जो गुड़ है उसमें अच्छे से उसको मिला लीजिए। उसके बाद उसमें 1 केजी जो काऊ डंग है उसको उसमें अच्छे तरह से मिला लीजिए। तो ये सभी मिल जाने के बाद उसको आपको 3 दिन उसको छोड़ना होगा। अमृत जल बनाने के लिए उसको आपको 3 दिन छोड़ दीजिए। वो जो मिक्सचर बनेगा 3 दिन के बाद उसमें कोई भी आपका जो बीज है उसमें आपको उसमें भिगा के ओवरनाइट उसमें सोकिंग करके या 3-4 घंटा उसमें डुबा के फिर उसमें आपका कोई भी उसको लगा सकते हैं। तो इसी ऊपर ये क्या है ना, ये जो अमृत जल है उसमें एक तो है इसमें कीटनाशक भी है और रोग विरोधक भी है और साथ ही साथ उसमें पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी मात्रा में रहता है, क्योंकि उसमें हमारा जो लाभदायक जीवाणु होते हैं, क्योंकि गोबर क्या है, गोबर और यूरिन है, उसमें लाभदायक जीवाणु में भरपूर होता है। मतलब एक बायो फर्टिलाइज़र जैसा है वो। मतलब बायो फर्टिलाइज़र का मतलब है कि ये जैविक जो ये होता है ना, जैविक जो हमारे मिट्टी, हाँ, जैविक विधि से जो हमारा लाभदायक जीवाणु को बनाया जाता है तो उसी से वो बायो फर्टिलाइज़र बोला जाता है। तो ये घरेलू उपाय है। घरेलू उपाय से आप ये बना के अमृत जल बना के उसमें आप बीज उपचारित करके उसमें आप लगा सकते हैं। तो इसी उपाय से ये भी जो अमृत जल है इसका छिड़काव भी किया जाता है। कोई भी अगर फसल लगाते हैं, आपका जैविक विधि से अगर खेती करते हैं तो जैसे हमने कि रासायनिक खाद का जो बीच में छिड़काव करते हैं, उसके बदले हम ये अगर अमृत जल छिड़काव करते हैं 10 दिन के अंतराल में, कोई भी फसल हम लेते हैं 10-10 दिन के अंतराल में इसको अगर छिड़काव करते हैं, स्प्रे या आपका पानी का जो ये जाता है इरिगेशन, कीटनाशक के काम, रोग विरोधक काम करता है, साथ ही साथ ये उसका काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा काफ़ी मात्रा में उसमें रहते हैं। तो अगर ये हम 10 दिन के अंतराल में अगर करते हैं तो काफ़ी उसमें पौधे का जो बढ़वार है उसमें काफ़ी उसका बदलाव आता है और स्वस्थ रहता है। उसी हिसाब से हम ये जो है बीज उपचार साथ ही साथ उसमें कीटनाशक की उसको यूज कर सकते हैं। जी सर, इसमें एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चूँकि रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ अगर लोग रुख करते हैं तो ज़मीन की भी, मिट्टी की भी उर्वरा शक्ति बढ़ती है, तो क्या इसमें सिंचाई पे भी फ़र्क पड़ता है तुलनात्मक रूप से रासायनिक और जैविक खेती में? ये ज़रूर पड़ता है, क्योंकि अगर हम मिट्टी में, अगर अभी का जो मिट्टी यहाँ झारखंड का मिट्टी देखें तो एक जैविक पदार्थ बोल के मिट्टी में होता है, बहुत ही एक अच्छी उपादान है। अगर इसका मात्रा अगर घट जाता है तो पानी धरने का क्षमता घट जाता है। जैविक पदार्थ अगर मिट्टी में कम होगा तो पानी धरने का क्षमता घट जाता है, और जैविक पदार्थ का मात्रा अगर मिट्टी में बढ़ता है तो पानी धरने का क्षमता बढ़ जाता है। तो जैविक उपाय से अगर कोई भी अगर फसल करते हैं तो पानी का जो आप फ्रीक्वेंट खपत है कम लगेगा। तो ये जैविक पदार्थ का मात्रा जो है ना 0.5% से ऊपर होना चाहिए, जो अभी झारखंड का परिप्रेक्ष्य में अगर बोलते हैं तो 0.2-0.3% है। तो ये बहुत ही कम मात्रा है। और जैविक पदार्थ ये चीज़ है कि ये लाभदायक जीवाणु का भोजन होता है। जितना भी हमारे मिट्टी में लाभदायक जीवाणु होते हैं वो उसको क्या है, अघुलनशील जो पोषक तत्व है उसको घुलनशील बनाते हैं और पौधा के पास पहुंचाते हैं। तो ये जैविक पदार्थ जितनी मात्रा में मिट्टी में होगा वो उतना अच्छा है। जो किसान रासायनिक खेती के बनिस्पत जैविक खेती की ओर रुख कर रहे हैं और इस खेती को अपना रहे हैं, उनमें उत्पादन क्षमता जो है खेत की किस तरह से बढ़ती है फसलों की, और उनका आर्थिक पक्ष इसमें कैसे मजबूत है? पहले क्या है कि उसका जो जितना आर्थिक ये होना चाहिए, यील्ड होना चाहिए, जो फसल उत्पादन होना चाहिए वो कम आएगा, क्योंकि हमारा जो अभी का जो मिट्टी है
अभी का जो मिट्टी है उसमें जैविक पदार्थ कम है और हमारा जो मिट्टी स्वस्थ नहीं है। पहले स्वस्थ करने के लिए उसको 3 साल लगता है, तो 3 साल हमको इसमें जैविक पदार्थ डालें क्योंकि पहले उसको उर्वरा शक्ति बढ़ाना होगा। तो 3 साल इसमें आपका जितना फसल पैदावार है रासायनिक से तुलना से कम होगा। 3 साल के बाद जब ये हमारा स्वस्थ हो जाए, कोई आदमी अगर स्वस्थ हो जाता है तो उसका फिर क्षमता बढ़ता है, तो उसी हिसाब से मिट्टी का क्षमता और धीरे धीरे बढ़ जाएगा क्योंकि 3 साल के बाद ये जितना भी जैविक पदार्थ उसमें डाला गया है वो उस जैविक पदार्थ होंगे, साथ ही साथ उसमें जो लाभदायक जीवाणु की मात्रा बढ़ जाएंगे, तो जितना भी अघुलनशील पोषक तत्व घुलनशील बनाएंगे और पौधा के पास पहुँचेगा, तो तत्पश्चात इसका उर्वरा शक्ति बढ़ेगा, फिर ईल्ड उससे ज़्यादा बेहतर मुनाफा आएगा। किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने किस तरह से विस्तार से बताया कि रासायनिक खेती से जैविक खेती किस तरह बेहतर है और इसको अपनाकर आप अपने आर्थिक पक्ष को कितना मजबूत कर सकते हैं और अपनी ज़मीन की भी उर्वरा शक्ति को मेंटेन रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस विषय पे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हम सब्जियों की खेती जैविक विधि से कर सकते हैं और उपज में वृद्धि कर सकते हैं। हाँ। और देखो किसान मन एकदम हमके लागल एकदम तैयार हो जाए भौजी, अपन जे संदेश है या फिर अपन जे सुझाव है लिख भेजे के लिए, तो कार्यक्रम का पता बताएं। यानी वक्त हमारे पास बहुत कम है और जल्दी से लिखवाना है हमें पता, तो लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। इन संख्या 834-001। तो किसान भाई आशा करेला ये तो तमाम तरह का जानकारी रोमन के हमारे मन दिवाली रोमन खातिर बहुत कारगर हुई, रोमन कर से लाभ जरूर से जरूर उठाब। अब हमारे मन की विदा ले। बिल्कुल, आज के लिए बस इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। जोहार।